नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, आज के इस विशेष सेशन में आपका स्वागत है। आज की जो क्लास है वो उत्तर प्रदेश जिला दर्शन का पार्ट 4 रहने वाली है। इससे पहले पार्ट 3 हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उनको अवश्य देख लीजिए क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। आज की क्लास में हम प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और आजमगढ़ मंडल को कवर करने वाले हैं और इन जिलों से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उनको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो बहुत अच्छी क्लास रहने वाली है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ते रहेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। रही बात आज के सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा जहां पर आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। बहुत ही सुव्यवस्थित कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होगा। लोअर पीसीएस पर तो ऑफर चल रहा है और यूपी ट्रिपल एससी पीटी बैच भी चल रहा है जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट के थ्योरी नोट्स, वन लाइनर्स, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, इसके अलावा आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज की ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन सेशन। तो उत्तर प्रदेश जिला दर्शन में अभी हम प्रयागराज मंडल से शुरुआत करेंगे और प्रयागराज मंडल में 4 जिले हैं। कितने हैं? 4 जिले हैं। पहला जिला है प्रयागराज और उसका मुख्यालय प्रयागराज ही है और यहाँ का जो ओडीओपी है वो है मूज उत्पाद। फतेहपुर का मुख्यालय भी फतेहपुर है और यहाँ का जो ओडीओपी है वो वेडसीड एवं आयरन फैब्रिकेशन है। तीसरा जो जिला है वो है कौशाम्बी और इसका जो मुख्यालय है वो ध्यान देने योग्य है मंझनपुर है। यहाँ का ओडीओपी खाद्य प्रसंस्करण और केला है। अगला जो हमारा जिला है वो है प्रतापगढ़ और इसका मुख्यालय बेला प्रतापगढ़ है और यहाँ का ओडीओपी खाद्य प्रसंस्करण आंवला है। तो यहाँ पर आंवला काफी ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा उत्पादित भी होता है। अब बात करेंगे प्रयागराज की। इसके नाम के इतिहास की अगर बात करें तो प्राचीन नाम इसका प्रयाग था और इसे तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता था। 1575 ईस्वी में अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद सिटी ऑफ गॉड रखा, जिसे 2018 में पुनः बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। प्रयागराज का ओडीओपी मूज उत्पाद है। सरपत घास से बनी हस्तकला है ये। यहाँ के ओडीओसी में सुरखा अमरूद है, दम आलू, इलाहाबादी केक, कचौड़ी सब्जी है। इलाहाबादी सुरखा अमरूद को जीआई टैग भी प्राप्त है। भौगोलिक तथ्यों की अगर बात करें तो यहाँ गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों के पवित्र त्रिवेणी संगम पर स्थित है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम कुंभ मेला लगता है। कुंभ को 2017 में यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। ऐतिहासिक तथ्य की अगर बात करें तो यहाँ का ऐतिहासिक अल्फ्रेड पार्क वह स्थान है जहाँ 1931 में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। अब अल्फ्रेड पार्क को चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है। सरकारी प्रशासनिक संस्थानों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय, जिसकी स्थापना 1866 में आगरा में हुई थी और 1869 में इसे प्रयागराज में स्थानांतरित किया गया था और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना 1937 में हुई थी। प्रमुख शिक्षा संस्थानों की अगर बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 से स्थापित है। ये यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है और ये पूर्व के ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। आईआईटी इलाहाबाद 1999 में स्थापित हुआ और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान एचआरआई 1965 में स्थापित हुआ। सीमाओं से लगे हुए जिलों की अगर बात करें तो उत्तर में प्रतापगढ़ और जौनपुर है, पूर्व में भदोही और मिर्जापुर है, दक्षिण में मध्य प्रदेश रीवा है और पश्चिम में कौशाम्बी और चित्रकूट है। प्रमुख नदियों की अगर बात करें तो गंगा है, यमुना है और पौराणिक सरस्वती का संगम है। इसके अलावा टोंस और बेलन नदी भी यहाँ बहती है। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व की अगर बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का जन्म यहीं पर हुआ, मदन मोहन मालवीय और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म यहीं पर हुआ। ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो आनंद भवन नेहरू परिवार का निवास रहा और स्वराज भवन जहां इंदिरा गांधी का जन्म हुआ। यहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं जो स्वतंत्रता संग्राम के गवाह रहे हैं। पीवाईक्यू तथ्यों की अगर बात करें तो यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला है। यूपी ट्रिपल एससी ने भी पूछ रखा है कि पूर्व का ऑक्सफोर्ड को किसे कहा जाता है। चंद्रशेखर आजाद पार्क कहाँ है? प्रयागराज में है। हाईकोर्ट की स्थापना 1866 में हुई लेकिन 1869 में इलाहाबाद प्रयागराज में स्थानांतरित हुआ है। अगला जो हमारा जिला है वो है फतेहपुर। नाम के इतिहास की अगर बात करें तो माना जाता है कि इसकी स्थापना
बाबू फतेह चंद्र ने की थी। यह महर्षि भृगु के वंशजों से संबंधित है। तो जो फतेहपुर है ये महर्षि भृगु के वंशजों से संबंधित है। फतेहपुर का ओडीओपी बेडशीट एवं आयरन फैब्रिकेशन है। यहाँ का ओडीओसी पेड़ा है, समोसा है, बक्सी के लड्डू हैं। ऐतिहासिक तथ्यों की अगर बात करें तो यहाँ खजुआह का युद्ध 1659 में लड़ा गया था, जिसमें मुगल सम्राट औरंगजेब ने अपने भाई शाह शुजा को हराया था। धार्मिक ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो 52 इमली का ऐतिहासिक पेड़ यहीं स्थित है, जहां 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों ने 52 स्वतंत्रता सेनानियों को एक साथ फांसी दी थी। भौगोलिक तथ्यों की बात करें तो यह पूरी तरह से गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में बसा एक अत्यंत उपजाऊ कृषि जिला है। सरकारी प्रशासनिक संस्थान की बात करें, यह पूरी तरह से गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र में बसा एक अत्यंत उपजाऊ कृषि जिला है। सरकारी प्रशासनिक संस्थान की बात करें तो कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर जिले के किसानों के लिए उन्नत कृषि अनुसंधान का प्रमुख केंद्र है। सीमाओं से लगे हुए जिलों की बात करें तो उत्तर में रायबरेली और उन्नाव है, पूर्व में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ है, दक्षिण में बांदा और हमीरपुर है और पश्चिम में कानपुर नगर है। प्रमुख नदियां उत्तरी सीमा गंगा और दक्षिणी सीमा यमुना बनाती है। मध्य में पांडुबा, ससुर, खदेरी नदियां बहती हैं। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व की अगर बात करें तो महान पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी, उनका ननिहाल और प्रारंभिक जीवन यहीं बीता, तथा 1857 के अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह भी यहीं से संबंधित थे। यहाँ का बिंदकी नगर एक अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक व्यापारिक केंद्र है। कहा जाता है कि यह क्षेत्र मुगल काल से ही कृषि उत्पादों का बहुत बड़ा बाजार रहा है। 52 इमली शहीद स्मारक कहाँ स्थित है, तो यह फतेहपुर में स्थित है और परीक्षाओं में पूछा जाता है। भिटौरा महर्षि भृगु आश्रम भी यहीं पर स्थित है। अगला जो हमारा जिला है वो है कौशाम्बी। नाम और इतिहास की अगर बात करें तो प्राचीन काल में यह वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। 1997 में इसे इलाहाबाद से अलग कर नया जिला बनाया गया। इसका मुख्यालय मंझनपुर में है। कौशाम्बी का ओडीओपी खाद्य प्रसंस्करण केला है। यहाँ का ओडीओसी केला कच्चा और पका दोनों और बाटी चोखा है। धार्मिक तथ्यों की बात करें तो यह बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए एक समान रूप से पवित्र तीर्थ स्थल है। यहाँ जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु का मंदिर प्रभासगिरी स्थित है। ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो सम्राट अशोक ने यहाँ एक स्तंभ बनवाया था, जिसे बाद में मुगल सम्राट अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित करवा दिया था। भौगोलिक तथ्यों की बात करें तो यह गंगा के मैदानी इलाके में है और यमुना नदी इसकी दक्षिणी सीमा बनाती है। यहाँ कड़ा नामक ऐतिहासिक स्थल है, जहां अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी 1296 ईस्वी में। सीमाओं से लगे हुए जिलों की बात करें तो उत्तर में प्रतापगढ़ है, पूर्व में प्रयागराज है, दक्षिण में चित्रकूट है और पश्चिम में फतेहपुर है। प्रमुख नदियों की बात करें तो दक्षिणी सीमा यमुना नदी बनाती है और गंगा नदी भी जिले की उत्तरी सीमा से गुजरती है। ससुर खदेरी नदी भी यहाँ बहती है। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व की बात करें तो वत्स देश के प्रतापी राजा उदयन, जो महाकवि भास के प्रसिद्ध नाटक स्वप्नवास बदत्तम के नायक हैं। यहाँ घोषिताराम बिहार के प्राचीन खंडहर मौजूद हैं, जहां भगवान बुद्ध अपने कौशाम्बी प्रवास के दौरान विश्राम किया करते थे। जैन और बौद्ध धर्म का एक साथ प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन सा है? कौशाम्बी है और ये वत्स महाजनपद की राजधानी है। परीक्षाओं में पूछे जाने वाले तथ्य हैं। अगला जो हमारा जिला है वो है प्रतापगढ़। इसका नाम राजा प्रताप सिंह के नाम पर पड़ा है, जिन्होंने 1617 ईस्वी में यहाँ एक किला बनवाया था। इसका मुख्यालय बेला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ का ओडीओपी खाद्य प्रसंस्करण आंवला है। यहाँ का ओडीओसी आंवला मुरब्बा, आंवला लड्डू, आंवला जूस है। प्रतापगढ़ भारत में आंवले का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऐतिहासिक तथ्यों की अगर बात करें तो यहाँ मध्य पाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल सराय नाहर राय और महदहा स्थित है, जहां से प्राचीनतम मानव कंकाल और हड्डी के आभूषण मिले हैं। तो यहाँ मध्य पाषाण कालीन पुरातात्विक स्थल 2 स्थल हैं, सराय नाहर राय और महदहा स्थित हैं, जहां से प्राचीनतम मानव कंकाल और हड्डी के आभूषण मिले हैं। धार्मिक तथ्यों की बात करें तो सही नदी के तट पर स्थित बेलहा देवी मंदिर यहाँ का अत्यंत प्रसिद्ध और श्रद्धेय शक्तिपीठ है। भौगोलिक तथ्यों की बात करें तो यह शहर मुख्य रूप से सई नदी के तट पर बसा है, जो गोमती नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यहाँ पूर्व में ऑटो ट्रैक्टर लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी, नामक एक प्रमुख सरकारी उपक्रम स्थित था, जो अब बंद है।
सीमाओं से लगे हुए जिलों की बात करें तो उत्तर में अमेठी और सुल्तानपुर, पूर्व में जौनपुर, दक्षिण में प्रयागराज और कौशाम्बी, पश्चिम में रायबरेली स्थित है। प्रमुख नदियों की बात करें तो सई नदी जिले के बीचों बीच बहती है। इसके अलावा दक्षिण में गंगा और पूर्व में बकुलाही नदी बहती है। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व की बात करें तो महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन के शुरुआती शिक्षण वर्ष प्रतापगढ़ में ही बिताए थे। स्वामी करपात्री जी महाराज का जन्म भी यही हुआ था। ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो यहाँ की भदरी रियासत और काला कांकर रियासत, तो भदरी रियासत और काला कांकर रियासत ने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी ने भी काला कांकर का दौरा किया था। यूपी में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन प्रतापगढ़ में होता है। परीक्षाओं में पूछा जाने वाला तथ्य है। सराय नाहर राय पुरातात्विक स्थल कहां पर है? प्रतापगढ़ में है। ये दोनों तथ्य इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला जो हमारा मंडल है वो है मिर्जापुर मंडल, और इसमें 3 जिले हैं। पहला जिला है मिर्जापुर, जिसका मुख्यालय मिर्जापुर है और ओडीओपी यहाँ का कालीन है। दूसरा जिला जो है वो है सोनभद्र है, और यहाँ का जो मुख्यालय है वो रावर्ट्सगंज है, और यहाँ का ओडीओपी कालीन है। अगला जो हमारा जिला है वो है भदोई संत रविदास नगर। ठीक है, क्या है? संत रविदास नगर, और यहाँ का जो मुख्यालय है वो ज्ञानपुर है, और यहाँ का ओडीओपी कालीन है। अगला जो हमारा जिला है वो है मिर्जापुर, और इसके नाम के इतिहास की बात करें तो इसका नाम मुगल शासकों से संबंधित मिर्जा शब्द से लिया गया है। यह अपने बिंद पर्वतों और प्राकृतिक झरनों के लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर का ओडीओपी कालीन और पीतल मेटल उद्योग है। यह भारत के प्रमुख कालीन बुनाई केंद्रों में से एक है। यहाँ का ओडीओसी कजरी चूड़ा, मिर्जापुरी चाट और सत्तू पराठा है। भौगोलिक तथ्यों की बात करें तो भारत की मानक समय रेखा मिर्जापुर के अमरावती चौराहे या विंध्याचल से होकर गुजरती है। तो जो अमरावती चौराहा है मिर्जापुर का, वहां से ये होकर गुजरती है। और भारत की मानक समय रेखा आप सभी को पता होगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो यहाँ स्थित चुनार का किला महान ऐतिहासिक महत्व का है। इसका निर्माण विक्रमादित्य ने कराया था, और यह शेर शाह सूरी से भी जुड़ा है। यहाँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर स्थित है, जो भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है, जहां चैत्र और शारदीय नवरात्रि में विशाल मेला लगता है। भौगोलिक पर्यटन तथ्यों की बात करें तो यहाँ कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो 1982 में स्थापित हुआ, और कई खूबसूरत झरने हैं जैसे बिंडम फॉल्स, टांडा फॉल्स। प्रमुख शिक्षा संस्थान की बात करें तो यहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का राजीव गांधी दक्षिणी परिसर स्थित है। सीमाओं से लगे हुए जिलों की बात करें तो उत्तर में संत रविदास नगर भदोई और वाराणसी, पूर्व में चंदौली, दक्षिण में सोनभद्र और मध्य प्रदेश रीवा, पश्चिम में प्रयागराज स्थित है। प्रमुख नदियों की बात करें तो गंगा नदी, बेलन, कर्मनाशा और बकहर नदियां जिले से होकर गुजरती हैं। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व की बात करें तो प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार पांडे बेचन शर्मा उग्र और विख्यात राजनीतिक व दस्यु सुंदरी फूलन देवी, जिन्होंने यहां से सांसद का चुनाव जीता था। भौगोलिक तथ्यों की बात करें तो यह जिला अपनी उच्च कोटि के बलुआ पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, जिसका उपयोग सम्राट अशोक के स्तंभों और वर्तमान में अयोध्या के राम मंदिर निर्माण में किया गया है। भारत की मानक समय रेखा कहां से गुजरती है? मिर्जापुर नैनी से। चुनार का किला कहां स्थित है? मिर्जापुर में। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। अब हम बात करेंगे सोनभद्र की। सोनभद्र जिले के नाम के इतिहास की अगर बात करें तो इसका नाम सोन नदी के नाम पर रखा गया है। इसे 1989 में मिर्जापुर से अलग कर बनाया गया था, और इसका मुख्यालय रावर्ट्सगंज है। सोनभद्र का ओडीओपी कालीन है। यहाँ का ओडीओसी महुआ के लड्डू, बाजरा खिचड़ी, टमटम स्थानीय मिठाई है। भौगोलिक तथ्यों की बात करें तो यह भारत का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। यह यूपी का सबसे दक्षिणी जिला भी है। इसे भारत की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एनटीपीसी के कई थर्मल पावर प्लांट शक्तिनगर, ओबरा, अनपरा स्थित हैं। ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो यहाँ सलखन जीवाश्म पार्क स्थित है, जहां 1.4 अरब वर्ष पुराने पेड़ पौधों के जीवाश्म संरक्षित हैं, जो अमेरिका के येलोस्टोन पार्क से भी पुराने माने जाते हैं। भौगोलिक तथ्यों की बात करें तो यहाँ रियंद बांध स्थित है, जिसके जलाशय को गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सरकारी और प्रशासनिक संस्थानों की बात करें तो यहाँ रेणुकूट में भारत की प्रमुख एल्यूमिनियम रिफाइनरी हिंडाल्को
स्थित है, जो 1958 में स्थापित हुई थी। यहाँ अगरिया और बैगा जैसी प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं। सीमाओं से लगे हुए जिले राज्य की बात करें तो उत्तर में चंदौली और मिर्जापुर, पूर्व में बिहार और झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़, पश्चिम में मध्य प्रदेश। प्रमुख नदियों की बात करें तो सोन नदी मुख्य है। इसके अलावा रिहंद, कन्हार और कर्मनासा नदियां प्रमुख हैं। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व की बात करें तो लोकनायक वीर लोरिक, जिनके शौर्य की गाथाएं इस क्षेत्र में गाई जाती हैं। यहाँ ऐतिहासिक वीर लोरिक पत्थर भी मौजूद हैं। सांस्कृतिक आर्थिक तथ्यों की बात करें तो यह अगरिया, बैगा और चेरो जैसी जनजातियों का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है। खनिज संपदा के कारण यह यूपी को सर्वाधिक राजस्व देने वाला जिला है। भारत का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों को स्पर्श करता है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, सोनभद्र है, याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सलखन जीवाश्म पार्क, हिंडाल्को एल्यूमिनियम, रेणुकूट, ये भी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले तथ्य हैं। अगला जो जिला है वो है भदोई, जो संत रविदास नगर के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम के परिवर्तन का इतिहास बहुत बड़ा है और उस सबको हम देखने वाले हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलता। नाम का इतिहास 30 जून 1994 को जिले का गठन भदोई नाम से किया गया। 1994 में वाराणसी से अलग कर नया जिला बनाया गया। पहले इसका नाम भदोई था, बाद में इसे संत रविदास नगर कहा गया। इसका मुख्यालय ज्ञानपुर है। अब नाम परिवर्तन का एक इतिहास देख लेते हैं। तो 30 जून 1994 को यह भदोई बना। पहली बार नाम परिवर्तन होता है 4 दिसंबर 1997 को और इसका नाम रखा जाता है संत रविदास नगर। फिर 12 नवंबर 1999 को दूसरा बदलाव होता है, संत रविदास नगर से फिर भदोई कर दिया जाता है। 2007 में तीसरा बदलाव होता है, फिर से संत रविदास नगर किया जाता है। 6 दिसंबर 2014 को चौथा बदलाव होता है, फिर से भदोई किया जाता है और फिर 29 जुलाई 2026 को 5वां व वर्तमान बदलाव है, जहां पर पुनः इसे संत रविदास नगर रखा गया है। देखिए, भदोई नाम से मुलायम सिंह की सरकार में यह जिला बना। तो क्या हुआ, 4 दिसंबर 1997 को सरकार बदलती है, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री होते हैं और इसका नाम कर दिया जाता है संत रविदास नगर। ठीक है, फिर दोबारा मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं और फिर ये करते हैं संत रविदास नगर से भदोई। फिर मायावती जी मुख्यमंत्री बनती हैं और फिर इसका नाम हो जाता है संत रविदास नगर। फिर अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनते हैं 6 दिसंबर 2014 को और चौथा बदलाव देखने को मिलता है, फिर से इसको भदोई कर दिया जाता है। अभी संत रविदास नगर पर संत रविदास की जयंती पर 29 जुलाई 2026 को योगी जी ने फिर इसका नाम संत रविदास नगर करने की घोषणा कर दी है। तो ये सरकार बदलने के साथ इसका नाम भी परिवर्तित होता रहता है। भदोई का ओडीओपी कालीन है। इसे भारत की कालीन नगरी कहा जाता है और इसके कालीन को जीआई टैग मिला हुआ है। यहाँ का ओडीओसी कचौड़ी, जलेबी, इमली की चटनी के साथ समोसा है। ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो पौराणिक कथाओं के अनुसार यहाँ सीतामढ़ी नामक स्थान है, जहां माना जाता है कि माता सीता ने पृथ्वी धरती माता में समाधि ली थी। भौगोलिक तथ्यों की बात करें तो हापुड़ के बनने 2011 से पहले तक भदोई उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हुआ करता था। यह वरुणा और गंगा नदियों के मध्य स्थित है। सरकारी प्रशासनिक संस्थान की बात करें तो यहाँ कालीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान IICT स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। सीमाओं से लगे हुए जिलों की बात करें तो उत्तर और पूर्व में जौनपुर है और वाराणसी, दक्षिण में मिर्जापुर है और पश्चिम में प्रयागराज है। तो उत्तर पूर्व में जौनपुर और वाराणसी, दक्षिण में मिर्जापुर और पश्चिम में प्रयागराज है। प्रमुख नदियों की बात करें तो उत्तर में वरुणा नदी और दक्षिण में गंगा नदी इसकी सीमाएं निर्धारित करती हैं। मोरबा नदी भी यहां पर बहती है। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की बात करें तो प्रख्यात राम कथा वाचक पंडित राम किंकर उपाध्याय का जन्म यही हुआ था। यह महर्षि वाल्मीकि के तपोवन से भी जुड़ा है। भदोई में कालीन बुनाई के उद्योग की शुरुआत 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान फारसी बुनकरों द्वारा मानी जाती है। कालीन नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? भदोई। वर्तमान में इसका नाम संत रविदास नगर कर दिया गया है, तो यह ध्यान रखिएगा। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान IICT कहां स्थित है? भदोई, संत रविदास नगर। अब हम बात करेंगे अपने अगले मंडल की, जिसका नाम है वाराणसी मंडल। इसमें 4 जिले हैं। वाराणसी, जिसका मुख्यालय वाराणसी है और यहाँ का जो ODOP है वो बनारसी सिल्क साड़ी है। अगला जो जिला है वो है चंदौली। इसका जो मुख्यालय है वो चंदौली में ही है और यहाँ का ODOP जरी जरदोजी है। अगला जो जिला है वो है गाजीपुर और यहाँ का मुख्यालय गाजीपुर है और यहाँ का ODOP जूट वॉल हैंगिंग है।
अगला जो जिला है वो है जौनपुर, इसका मुख्यालय भी जौनपुर ही है और यहाँ का ओडीओपी ऊनी कालीन है। तो शुरुआत करते हैं वाराणसी से। इस मंडल की नाम के इतिहास की बात करें तो ये वरुणा और 80 नदियों के बीच स्थित होने के कारण वाराणसी कहलाता है। इसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के सबसे प्राचीन जीवित शहरों में से एक है। वाराणसी का ओडीओपी बनारसी सिल्क साड़ी है, जिसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। यहाँ का ओडीओसी बनारसी पान, ठंडाई, तिरंगा बर्फी, मलाई, गिलोरी, बनारसी कचौड़ी सब्जी है। ऐतिहासिक धार्मिक तथ्यों की बात करें तो भगवान शिव की नगरी काशी में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है, जिसका वर्तमान स्वरूप 1780 में महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनवाया गया था। धार्मिक तथ्यों की बात करें तो यह बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्थान भी रहा है। यहाँ स्थित सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहीं पर अशोक स्तंभ, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, स्थित है। भौगोलिक सांस्कृतिक तथ्यों की बात करें तो यहाँ यह गंगा नदी के तट पर बसा है और अपने 84 भव्य घाटों जैसे दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट और गंगा आरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। प्रमुख शिक्षा संस्थान की बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यहीं पर स्थित है। स्थापना इसकी 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय द्वारा हुई। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय 1791 से स्थापित है और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 1921 से यहाँ पर स्थापित है। सरकारी प्रशासनिक संस्थान की बात करें तो यहाँ भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है, 1999 से स्थापित है। सबसे ज्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स बीएलडब्ल्यू डीएलडब्ल्यू 1961 से स्थित है। यहाँ रेल इंजन बनते हैं। सीमाओं से लगे हुए जिलों की बात करें तो उत्तर में जौनपुर और गाजीपुर है, पूर्व में चंदौली, दक्षिण में मिर्जापुर और पश्चिम में भदोई संत रविदास नगर स्थित है। प्रमुख नदियों की बात करें तो पूर्व में गंगा नदी अर्धचंद्राकार रूप में बहती है, उत्तर में वरुणा और दक्षिण में 80 नदी, गोमती नदी भी कुछ सीमा बनाती है। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व की बात करें तो संत कबीरदास, संत रविदास, रानी लक्ष्मीबाई, मणिकर्णिका के रूप में जन्म हुआ, लाल बहादुर शास्त्री रामनगर में जन्म हुआ, मुंशी प्रेमचंद्र का लम्हई में हुआ और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जिन्हें भारत रत्न मिला है। तो ये यहाँ के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं। ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो गंगा के पूर्वी तट पर स्थित 18वीं सदी का रामनगर किला काशी नरेश का पैतृक निवास है, जहां एक बेहद दुर्लभ और ऐतिहासिक संग्रहालय मौजूद है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। इंपॉर्टेंट है। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया? अहिल्याबाई होलकर ने। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? वाराणसी। और बीएचयू की स्थापना 1916। ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला जो हमारा जिला है वो है चंदौली। इसके नाम के इतिहास की अगर बात करें तो इसे 1997 में वाराणसी से अलग कर एक नया जिला बनाया गया था। इसे उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाता है। चंदौली के काले चावल को जीआई टैग भी प्राप्त है। चंदौली का ओडीओपी जरी जरदोजी है और यहाँ का ओडीओसी आदम चीनी चावल की खीर और चमचम है। ऐतिहासिक तथ्य की अगर बात करें तो यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्मस्थली है। उनका जन्म मुगल सराय में हुआ था। भौगोलिक तथ्यों की अगर बात करें तो यहाँ चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य 1957 से स्थापित है। यह यूपी का पहला वन्यजीव अभ्यारण्य है जहां कभी एशियाई शेरों को बसाया गया था। यहाँ राजदरी और देवदरी झरने भी हैं। सरकारी या प्रशासनिक संस्थान की बात करें तो यहाँ का पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पूर्व में मुगल सराय रेलवे स्टेशन एशिया के सबसे बड़े रेलवे मार्शलिंग यार्ड्स में से एक है। सीमाओं से लगे हुए जिले की अगर बात करें तो उत्तर में गाजीपुर है, पूर्व और दक्षिण पूर्व में बिहार, कैमूर, रोहतास है, दक्षिण में सोनभद्र और पश्चिम में मिर्जापुर और वाराणसी है। प्रमुख नदियों की बात करें तो कर्मनाशा नदी पूर्व में बिहार से और गंगा नदी पश्चिम में वाराणसी से सीमा बनाती है। चंद्रप्रभा और गड़ई नदियां भी बहती हैं। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व की बात करें तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, मुगल सराय में इनका जन्म हुआ और भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बबौरा गांव में इनका जन्म हुआ है। भौगोलिक ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो कर्मनाशा नदी पर बना लतीफ शाह बांध भारत के सबसे पुराने बांधों में से एक माना जाता है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध है। धान का कटोरा किस जिले को कहते हैं? चंदौली को कहते हैं। ये यूपी का धान का कटोरा है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य चंदौली में स्थित है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला जो हमारा जिला है वो है गाजीपुर। इसके नाम की इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना 1330 ईस्वी में सैयद मसूद गाजी ने की थी।
इसे काशी की बहन भी कहा जाता है। गाजीपुर का ओडीओपी जूट वाल हैंगिंग है। यहाँ का ओडीओसी गाजीपुरी अर्क गुलाब केवड़ा जल दम आलू है। ऐतिहासिक तथ्य की बात करें तो यहाँ भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा स्थित है। उनकी मृत्यु 1805 में गाजीपुर में ही हुई थी। यह भारत में किसी गवर्नर जनरल का एकमात्र मकबरा है। सरकारी प्रशासनिक संस्थान की बात करें तो यहाँ भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र वैध अफीम फैक्ट्री, जिसकी स्थापना 1820 में स्थित है, जिसका संचालन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। भौगोलिक तथ्यों की बात करें तो गंगा नदी इस जिले की बीच से होकर बहती है और यहाँ एक का गोमती गंगा दोआब क्षेत्र अत्यधिक उपजाऊ है। सांस्कृतिक तथ्यों की बात करें तो यह महर्षि विश्वामित्र और परशुराम से जुड़ा एक पौराणिक क्षेत्र भी माना जाता है। यहाँ का गहमर गांव एशिया का सबसे बड़ा गांव माना जाता है, जहां से सर्वाधिक सैनिक भारतीय सेना में जाते हैं। सीमाओं से लगे हुए जिले की बात करें तो उत्तर में आजमगढ़ और मऊ है, पूर्व में बलिया और बिहार का बक्सर जिला, दक्षिण में चंदौली, पश्चिम में वाराणसी और जौनपुर है। प्रमुख नदियों की बात करें तो गंगा नदी जिले को दो भाग में बांटती है। गोमती, टोंस, कर्मनासा और बेसो नदियां भी प्रमुख हैं। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व की बात करें तो 1965 के युद्ध के परम वीर चक्र विजेता अब्दुल हमीद, जिन्होंने पैटर्न टैंक नष्ट किए थे, और महान किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की यह जन्मस्थली है। सांस्कृतिक तथ्यों की बात करें तो भारतीय सेना में अपने युवाओं के असीम योगदान और शहादत के कारण इस जिले को अक्सर शहीदों की धरती भी कहा जाता है। जो परीक्षा में पूछा जाने वाला तथ्य है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहां स्थित है, तो ये गाजीपुर में स्थित है। भारत की अफीम फैक्ट्री कहां है, ये भी गाजीपुर में है। अगला जो जिला है वो है जौनपुर। नाम के इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना 1359 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम जौना खान था, की याद में की थी। जौनपुर को मध्यकाल में शिक्षा, कला और साहित्य का महान केंद्र होने के कारण सिराज हिंद कहा जाता है। जौनपुर का ओडीओपी ऊनी कालीन है और यहाँ का ओडीओसी वेन सही लड्डू जौनपुरी इमरती है। जौनपुर की बेनीराम की इमरती बहुत मशहूर है। सेंसस तथ्यों की अगर बात करें तो जौनपुर में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं, 2011 की जनगणना के अनुसार। यह सरकी राजवंश की राजधानी था। यहां स्थित अटाला मस्जिद 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी द्वारा निर्मित वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। इसमें मीनारें नहीं है और ये मंदिर पर बनाया गया है। ठीक है, जो अटाला मस्जिद है ये मंदिर पर बनाई गई है। यहां जामा मस्जिद और शाही पुल भी प्रसिद्ध है। भौगोलिक तथ्यों की बात करें तो यह शहर पूरी तरह से गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। प्रमुख शिक्षा संस्थान की बात करें तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय 1987 से स्थापित है। सीमाओं से लगे हुए जिलों की बात करें तो उत्तर में सुल्तानपुर और आजमगढ़ है, पूर्व में गाजीपुर, दक्षिण में वाराणसी, भदोई और प्रयागराज है, पश्चिम में प्रतापगढ़ है। प्रमुख नदियों की बात करें तो गोमती नदी शहर के बीच से बहती है। इसके अलावा सई नदी, वरुणा, पीली और बसुही नदियां बहती हैं। महान दार्शनिक मुल्ला महमूद जौनपुरी शाहजहां के काल में और प्रख्यात हिंदू धर्मगुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य का जन्म सांडी खुर्द इसी जिले में हुआ है। गोमती नदी पर बना ऐतिहासिक शाही पुल 1568 ईस्वी में मुगल गवर्नर मुनीम खान द्वारा बनवाया गया था, जो आज भी उपयोग में है। जो पीवाईक्यू तथ्य हैं बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यूपी में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर है। सिराज हिंद किसे कहा जाता है, जौनपुर को कहा जाता है। अटाला मस्जिद कहां स्थित है, जौनपुर में है। और जौनपुर की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला जो हमारा मंडल है वो है आजमगढ़ मंडल और इसमें 3 जिले हैं। एक तो आजमगढ़ है जिसका मुख्यालय आजमगढ़ ही है और यहाँ का ओडीओपी काली मिट्टी की कलाकृति है, ब्लैक पॉटरी है। मऊ, इसका मुख्यालय मऊ ही है जिसे हम मऊनाथ भंजन के नाम से जानते हैं। ओडीओपी वस्त्र उत्पाद है। और बलिया जिला है, इसका मुख्यालय बलिया ही है और यहाँ का ओडीओपी बिंदी है। अब हम बात करेंगे आजमगढ़ की। इसके नाम के इतिहास की बात करें तो 1665 ईस्वी में इसे गौतम राजपूत से मुस्लिम बने राजा विक्रमाजीत के पुत्र आजम ने बसाया था। आजमगढ़ का ओडीओपी निजामाबाद की काली मिट्टी की कलाकृति है। इसे जीआई टैग भी प्राप्त है। इसमें मिट्टी के बर्तनों पर चांदी के रंग की नक्काशी की जाती है। यहाँ का ओडीओसी तहरी, सफेद गाजर का हलवा, लौंग लत्ता है। ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो यह महान साहित्यकारों और विद्वानों की जन्मस्थली रही है, जिनमें महापंडित राहुल शंकरतायन, अल्लामा सिबली नोमानी और प्रसिद्ध कवि कैफी आजमी शामिल हैं। भौगोलिक तथ्यों की बात करें तो यह तमसा नदी के तट पर स्थित है।
घाघरा नदी इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करती है गोरखपुर से। प्रमुख शिक्षा संस्थान की बात करें तो यहाँ सिबली नेशनल कॉलेज की स्थापना 1883 में और नवनिर्मित महाराजा सुहेलदेव राज विश्वविद्यालय स्थापना 2021 में। सांस्कृतिक तथ्यों की बात करें तो दुर्वासा ऋषि का आश्रम तमसा और मंजी नदियों के संगम पर और दत्तात्रेय आश्रम यहाँ के प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। सीमाओं से लगे हुए जिलों की बात करें तो उत्तर में गोरखपुर और अंबेडकर नगर, पूर्व में मऊ और बलिया, दक्षिण में गाजीपुर और जौनपुर। प्रमुख नदियों की बात करें तो घाघरा नदी उत्तरी सीमा बनाती है, तमसा, छोटी सरयू, कुंवर और मंजू नदियां भी बहती हैं। ऐतिहासिक व्यक्तित्व की बात करें तो महापंडित राहुल शंकरतायन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और मशहूर शायर कैफी आजमी और अल्लामा सिबली नोमानी का ये जन्मभूमि है। आजमगढ़ का मुबारकपुर अपनी शुद्ध सिल्क की हथकरघा साड़ियों बनारसी शैली के लिए वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है, जिसे मुबारकपुर सिल्क कहा जाता है। ब्लैक पॉटरी की बात करें तो काली मिट्टी के बर्तन के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? निजामाबाद, आजमगढ़, यूपी। राहुल शंकरतायन का संबंध पंदहा, आजमगढ़ से है। अगला जो हमारा जिला है वो है मऊ। नाम के इतिहास की बात करें तो मऊ का अर्थ होता है छावनी या कैंप। कहा जाता है कि यहाँ शाहजहां सूरी की सेना का शेर शाह सूरी की सेना का पड़ाव था। क्या है? कहा जाता है कि यहाँ शेर शाह सूरी की सेना का पड़ाव था। इसे 1989 में आजमगढ़ और बलिया के कुछ हिस्सों को मिलाकर नया जिला बनाया गया। ठीक है। मऊ का ओडीओपी वस्त्र उत्पाद पावरलूम है और यह साड़ियों और बुनकरों का एक बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ का ओडीओसी मऊ के पेड़े, खुरमा, पारंपरिक सत्तू है। यहाँ ऐतिहासिक शाही कटरा मस्जिद स्थित है, जिसे मुगल सम्राट औरंगजेब की बेटी जहांआरा द्वारा बनवाया गया था। यह जिला तमसा नदी के किनारे बसा हुआ है। घाघरा नदी इसके उत्तरी भाग से होकर बहती है। मऊ का वस्त्र उद्योग उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकृत कपड़ा उत्पादन के सबसे बड़े सरकारी समर्थित क्लस्टर्स में से एक है। सीमाओं से लगे हुए जिलों की बात करें तो उत्तर में गोरखपुर और देवरिया घाघरा नदी पार है और पूर्व में बलिया, दक्षिण में गाजीपुर और पश्चिम में आजमगढ़ है। प्रमुख नदियों की बात करें तो तमसा नदी मऊ शहर के बीच से बहती है। उत्तरी सीमा घाघरा नदी बनाती है। घाघरा नदी उत्तरी सीमा बनाती है और छोटी सरयू भी बहती है। तो यहाँ पर तीन नदी मुख्य हैं, एक तो तमसा नदी, दूसरी घाघरा और तीसरी छोटी सरयू। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व की बात करें तो हल्दी घाटी महाकाव्य के रचयिता वीर रस के महान कवि श्याम नारायण पांडे का जन्म इसी क्षेत्र में हुआ है। घाघरा नदी के तट पर स्थित दोहरी घाट वह ऐतिहासिक और पौराणिक स्थल है जहां मान्यता के अनुसार भगवान राम और परशुराम का मिलन हुआ था। पावरलूम उद्योग वस्त्र निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो मऊ है, यूपी का। अगला जो हमारा जिला है वो है बलिया। नाम के इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि इसका नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर या यहाँ की रेतीली मिट्टी बालू के कारण पड़ा। इसे बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ का ओडीओपी बिंदी है, जिसे टिकुली भी कहते हैं। यहाँ का ओडीओसी बाटी चोखा, लिट्टी, सत्तू आधारित व्यंजन है। बिहारी संस्कृति का प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। भौगोलिक तथ्यों की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। यहाँ गंगा और घाघरा यानी कि सरयू नदियां आपस में मिलती हैं और ये नदियां ही बिहार के साथ इसकी प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। ऐतिहासिक तथ्यों की बात करें तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में कुछ दिनों के लिए एक स्वतंत्र समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, इसलिए इसे बागी बलिया कहते हैं। यह महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की जन्मस्थली है। धार्मिक सांस्कृतिक तथ्यों की बात करें तो यहाँ महर्षि भृगु के सम्मान में कार्तिक पूर्णिमा को विशाल ददरी मेला लगता है, जो भारत के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। यहाँ सुराह ताल पक्षी विहार स्थित है, जो 1991 में स्थापित हुआ। इसे अब जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार कहा जाता है और ये भारत का 100वां आर्द्रभूमि स्थल है, तो याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाएगा। प्रमुख शिक्षा संस्थान में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, स्थापना 2016। सीमाओं से लगे हुए जिलों की बात करें तो उत्तर, पूर्व और दक्षिण में बिहार राज्य स्थित है, जहां के जिले सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर आदि सीमा बनाते हैं। पश्चिम में मऊ, देवरिया और गाजीपुर है। प्रमुख नदियों की बात करें तो उत्तर में घाघरा, जिसे हम सरयू कहते हैं, और दक्षिण में गंगा नदी बहती है, जो बिहार से सीमा बनाती है। छोटी सरयू, जो टोंस नदी है, भी जिले में बहती है। प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व की बात करें तो 1857 के प्रथम शहीद मंगल पांडे, चीतू पांडे, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जननायक चंद्रशेखर और महान हिंदी साहित्यकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यहीं से संबंधित है। भौगोलिक तथ्य की बात करें तो बागी बलिया केवल अपने विद्रोही इतिहास के लिए ही नहीं, बल्कि अपने भौगोलिक संघर्ष के लिए भी जाना जाता है।
क्योंकि यहाँ गंगा और घाघरा नदियां हर साल भारी कटाव करती हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। परीक्षाओं में पूछा जाता है। चीतू पांडे का संबंध कहां से? बलिया से। ददरी मेला कहां लगता है? बलिया में लगता है। और सुरहा ताल पश्चिमी बिहार कहां स्थित है? बलिया में स्थित है। एक तथ्य और जोड़ लीजिए, भारत का 100वां आर्द्रभूमि स्थल कहां है? बलिया में है। तो ये आपका कंप्लीट होता है आज का सेशन। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। और जब आप कमेंट बॉक्स में जाते हैं तो वहां पर वीडियो हाइप करने का भी ऑप्शन होता है, तो उसको भी हाइप करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। रही बात आज के सेशन की पीडीएफ की, तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, वहां पर आप हमें मैसेज करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बेहतरीन कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं। लोअर पीसीएस पर तो अभी ऑफर चल रहा है, जिसका आप अच्छे तरीके से लाभ उठाइए और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है। आप अभी 1 से 2 बार उसको रिवाइज कर सकते हैं अपने एग्जाम से पहले। इतना सुव्यवस्थित वन लाइनर्स फॉर्म में आपको कंटेंट दिया गया है। पीटी का बैच भी चल रहा है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और अगर आप केवल यूपी जीके और कंप्यूटर का कंटेंट लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी स्पेशल अलग से फीस है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए और तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, परिश्रम करते रहिए। यही आपकी सबसे बड़ी सहायक है। अपनी नाकामी का ठीकरा कभी भी दूसरे पर मत फूकिएगा, हमेशा अपने कंधों पर भरोसा रखिए, मेहनत करिए। जब समय आपका आएगा तो आप चमकेंगे ही। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।